से विश्लेषण करते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं, तो नो डाउट अभी तक हम बड़े ही गौरवान्वित महसूस करते हैं और हम संविधान की बातें सीख करके और अपने जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं, परिवार के बहुत बहुत जीवन में साधुवाद परिवर्तन आ परम रहा है। सम्मानी तो सोनवानी चलिए साहब, जी, जी। मैं आपसे यहीं पर अपनी वाणी को विराम करने का अनुरोध करता हूं और हमारे बीच में परम सम्मानी प्रोफेसर आरसी धीमान साहब उपस्थित हो चुके हैं। तो मैं प्रोफेसर साहब से अनुरोध करता हूं कि आज का संविधान वाचन प्रारंभ कराने की कृपा करें। परम सम्मानी प्रोफेसर साहब आरसी धीमान साहब। धन्यवाद प्रजापति जी। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। काही देर के बाद में ऐसे मोए तक आदत खराब थी भले यही ना थी गुरुवारी सब कुछ देते ना हाथ की गाली तो बाबा दे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा वेलकम यू इन दिस कॉन्स्टिट्यूशनल वेबिनार। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा इस संवैधानिक चर्चा में आप सभी लोगों का स्वागत करती है। यह मेरा डिक्लेरेशन है। मैं आरसी धीमान, निवासी कानपुर उत्तर प्रदेश, यह घोषणा करता हूं। नंबर 1 यह कि मेरा उद्देश्य किसी भी राजनीतिक दल की विचारधारा का समर्थन या विरोध करना नहीं है। आवाज आ रही है कहीं से? मैं म्यूट करता हूँ सभी को। भाई आवाज आ रही है, इसको आप म्यूट करो, कहाँ से आ रही है? जी सर, बंद कर दी। बंद कर दी, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि यह मेरा डिक्लेरेशन है भारत देश के समस्त नागरिकों के लिए। मैं आरसी धीमान, निवासी कानपुर उत्तर प्रदेश, यह घोषणा करता हूं कि मैं संविधान में पूर्ण आस्था एवं विश्वास रखता हूं। यह कि मेरा उद्देश्य किसी भी राजनीतिक दल की विचारधारा का समर्थन या विरोध करना नहीं है। यह कि मैं धर्म, मूल, वंश, वर्ण, जाति, लिंग, रंग इत्यादि के आधार पर होने वाले भेदभाव का समर्थन नहीं करता हूं। यह कि व्यक्ति के संवैधानिक अधिकार और जिसमें मानवाधिकार, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय का समर्थन करता हूं।
यह कि भारत देश के अंदर विधिक अज्ञानता को दूर करने के उद्देश्य से निशुल्क, बिना किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ लिए बगैर मैं विधिक ज्ञान प्रदान करने का काम करता हूँ। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश भारती बौद्ध जी पूर्व एमएलसी विधान परिषद उत्तर प्रदेश सरकार, और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय गौरी प्रसाद उपासक जी, राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, आरबीएम। और इस आज के संवैधानिक वेबिनार का संचालन कर रहे हैं माननीय चरणदास प्रजापति जी, प्रदेश संगठन सचिव मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा। आज हम लोग अनुच्छेद 171 के ऊपर चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 171 विधान परिषदों की संरचना के संदर्भ में भारत के संविधान में रखा गया है। जैसा कि भारत के संविधान का अध्ययन आप लोग कर रहे हैं और आप लोगों को यह बताया जा चुका है कि भारत के संविधान के अंदर एक विधायिका, एक कार्यपालिका और एक न्यायपालिका विशेष रूप से शासन चलाने के लिए 3 अंग सृजित किए गए हैं। भारत का संविधान विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का सृजन करता है। संविधान से इन तीनों की उत्पत्ति है और संविधान से ही इन तीनों के पास शक्ति है। हम लोग विधायिका की बात करेंगे तो विधायिका की जब बात करते हैं तो विधायिका भारत देश के अंदर एक तो संसद है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 में लिखा हुआ है राज्य के विषय में। तो एक तो संसद है, संसद में 2 पार्ट है, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। लोकसभा में जनता के द्वारा सीधा चुने हुए प्रतिनिधि पहुंचते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही जो है सर्वशक्तिमान होती है, इसलिए शासन जनता के द्वारा किया जाता है। इसलिए जनता से सीधा चुने हुए लोग लोकसभा में पहुंचते हैं निर्वाचित होकर के, और वहां पर वह देश की सुरक्षा के लिए, देश के कल्याण के लिए, देश के नागरिकों के कल्याण के लिए, भारत के संविधान के जो उद्देश्य हैं उनको पूर्ति करने के उद्देश्य से कानून का निर्माण करते हैं। विधायिका एक ऐसी जगह है जहां पर कानून का निर्माण किया जाता है। जैसे किचन के अंदर दाल चावल रोटी खाना बनता है, उसी तरह विधायिका में विधि का निर्माण किया जाता है।
और फिर वह विधियां जो है हम पर लागू होती है। जनता के द्वारा विधि बनती और जनता पर ही लागू होती, देश पे लागू होती है। ये काम जो है लोकसभा के अंदर जीते हुए जो प्रतिनिधि होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। उसी प्रकार से लोकसभा क्या है कि एक ऐसा सदन है जो भंग हो सकता है। जो भंग होता है 5 साल के अंदर, तो इलेक्शन होता है और बीच बीच में वह भंग होता रहता है, अगर जो है बहुमत ना रहे तो फिर फ्रेश इलेक्शन होता है। परंतु राज्यसभा स्थायी सदन है, वो भंग नहीं होता। यानी कि देश के अंदर कानून का राज चलता रहे, डिस्टर्ब ना हो, इसलिए एक राज्यसभा स्थायी रूप से चलती रहती है, बनी रहती है। लोकसभा जिसमें जनता का पार्टिसिपेशन सीधा होता है, वह भंग भी हो सकती है। इस तरीके से लोकसभा और विधानसभा का स्ट्रक्चर सामान्य रूप से मैंने आपको बताया। अब हम लोग बात करेंगे कि विधानसभा भी लोकसभा और राज्यसभा पूरे देश के लिए होती है, पूरे देश से लोग जो है उसमें जाते हैं। परंतु राज्यों के अंदर जो विधानसभाएं हैं उसमें जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि उस राज्य की सीमाओं के अंदर विधि निर्माण करने के लिए जाते हैं। अब राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उसके संबंध में मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उस के संबंध में मुख्य बातें मैं बता चुका हूं। जैसे कि राज्यों की विधानसभाओं की सदस्य संख्या कितनी होगी, तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि किसी भी राज्य की विधानसभा के अंदर अधिकतम संख्या 500 होगी। 500 से ज्यादा नहीं हो सकती, संविधान इजाजत नहीं देता। और कम से कम संख्या कितनी होगी, वो होगी 60। 60 से ज्यादा की इजाजत भी, 60 से कम की भी इजाजत संविधान नहीं देता। परंतु विधान परिषद का भी सृजन किया गया है। जिस तरह से लोकसभा में जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि सीधा पहुंचते हैं, उसी तरह विधानसभा में भी जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि सीधा पहुंचते हैं। परंतु कुछ ऐसे राज्य जिसमें राज्यसभा की तरीके से राज्यसभा के अंदर राज्यसभा परिषद बनाई जाती है, जिसे हम लोग विधान परिषद कहते हैं। वह विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है। ये संविधान इजाजत देता है, आप जो भी गवर्नमेंट है वो आवश्यकता समझे तो वहां पर विधान परिषद का सृजन कर सकती है। परंतु विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है। और उसकी संरचना कैसे होती है, आज हम लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं। विधान परिषद की जो विशेषता है वो भी उसी तरीके से है कि विधानसभा जिसमें जनता द्वारा सीधे चुने हुए प्रतिनिधि पहुंचते हैं, वह 5 साल के लिए निर्वाचित होते हैं और उनका सदस्यों की संख्या मैक्सिमम 500 हो सकती है और मिनिमम 60 हो सकती है। यह जो विधानसभा है यह भंग हो सकती है। आवश्यकता पड़ने पे अगर संवैधानिक शासन वहां नहीं रहा तो वह भंग हो सकती है। परंतु जो विधान परिषद का सृजन किया गया है वह भंग नहीं होती है, वो भी एक स्थायी सदन के रूप में राज्य में होती है। तो अब हम लोग बात करते हैं, संक्षेप में ये बातें इसलिए बताई ताकि जो
भी चीजें दिमाग के अंदर नहीं है विधायिका के संबंध में, उसकी भी जानकारी हो जाए। और हम लोग अनुच्छेद 171 विधान परिषदों की संरचना के संबंध में चर्चा करेंगे। तो अनुच्छेद 171 5 भागों में बटा हुआ है, 5 बिंदु हैं इसके महत्वपूर्ण। ऐसी परिषद वाले राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। पहला पॉइंट, 1/3 से अधिक नहीं होगी। और अब 1/3 का मतलब क्या है कि जो, अगर हम एग्जाम्पल के रूप में उत्तर प्रदेश को ले लें, उत्तर प्रदेश के अंदर दोनों ही सदन है, एक विधानसभा है और एक विधान परिषद है, दोनों ही सदन है। हम लोग बड़े उत्तर प्रदेश के लोग जो है को संविधान ने जो है 2 प्रकार का सदन जो है प्रदान किया है। और इसमें जो पहला सदन है वह है विधानसभा। तो जो है जो विधान परिषद की संरचना होगी उसके लिए डायरेक्शन दिया गया है कि विधानसभा का 1/3 सदस्य से ये विधान परिषद बनेगी। अब हम आते हैं उत्तर प्रदेश में। अगर जो है उत्तर प्रदेश के अंदर मान लो कि 403 सीटें हैं, 403/3, इसका तिहाई जो है, तीसरा भाग ही जो है विधानसभा के विधान परिषद के लिए सदस्य संख्या निर्धारित करेगा। तो इसका तीसरा भाग हुआ करीब 133 सीटें, 134, यानी कि जो विधान परिषद की संरचना होगी वह 1/3 सीटों से होगी, 133। अगर किसी प्रदेश की जो है विधानसभा में 500 सदस्य है और वहां पर सरकार जो है विधान परिषद का गठन करना चाहती है, तो 500 का 1/3 तीसरा भाग करीब 166 वहां पर विधान परिषद के सदस्य होंगे। ये अब किसी प्रदेश में मान लो 60 सीटें हैं, तो 60 का 3% तीसरा भाग करीब 20 सीटें, 20 सीटों से बनेगा विधान परिषद। तो विधान परिषद 20 सीटों से बनेगा अगर सरकार बनाना चाहे। पहला पॉइंट सिर्फ ये कह रहा है कि किसी भी प्रदेश में विधान परिषद अगर बनानी है तो उसकी सीटों की संख्या वहां की विधानसभा की सीटों की संख्या का 1/3 होना चाहिए। स्ट्रक्चर जो विधान परिषद का होगा, संविधान ये नहीं बता रहा है कि कितनी संख्या होनी चाहिए। यहाँ पर संविधान एक सिद्धांत स्टेब्लिश करता है कि विधानसभा की संख्या का 1/3 भाग से विधान परिषद के सदस्यों की संख्या सुनिश्चित होगी। 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकती, ये है। अब जो है दूसरा पॉइंट इसमें बताया गया है कि जो विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या एक राज्य किसी भी स्थिति में 40 से कम ना हो, यानी कि जो विधान परिषद की
मिनिमम संख्या है वो कम से कम 40 होनी चाहिए। अब 40 होने के लिए उस प्रदेश की संख्या भी विधानसभा की ज्यादा होनी चाहिए। तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 120 से तो कम होनी ही नहीं चाहिए। इसका मतलब है कि अगर किसी प्रदेश में विधान परिषद की स्थापना करनी है तो हमको विधानसभा के सदस्यों का 1/3 भाग ही सदस्यों से वहां पे बनाई जा सकती है और मिनिमम संख्या इसकी 40 होनी चाहिए विधान परिषद की। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 171(2) जब तक संसद कानून द्वारा प्रदान नहीं करती है तब तक राज्य की विधान परिषद की संरचना खंड 3 में प्रदान की जाएगी। यानी कि संसद जब तक इस संबंध में विशेष कानून नहीं बनाती है तब तक राज्य की विधानसभा की जो संरचना है वो खंड 3 के अनुसार ही होगी। अब अनुच्छेद 103 क्या कहता है? 171 में 3 क्या कहता है कि किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या में 3 में एक पॉइंट इसका मिसिंग है 3A किन कारणों से, तो उससे भी पता कर लेता हूँ। ये किसी का एक मोबाइल के साथ दूसरा मोबाइल बगल में आ गया है, उसकी वजह से ये नहीं दिखा रहा है। एक साथ 2 मोबाइल ना रहा। एक 171(3) माइक खोलें सर। माननीय धीमान साहब, आपका माइक म्यूट हो गया है। हेलो, जी आ रही सर। है आवाज? आ रही सर। हाँ, कब से म्यूट हो गया था? अभी भी हुआ था? जी अच्छा, देखिए जो स्लाइड हमने शेयर करी है उसमें अनुच्छेद 173A किन्हीं कारणों से उपलब्ध नहीं है, वो मैं पढ़ के बताता हूँ। अनुच्छेद 171(3)A में लिखा है कि जितना हो सके 1/3 का चुनाव राज्य में नगर पालिकाओं, जिला बोर्डों और ऐसे अन्य स्थानीय प्राधिकरण के सदस्यों से मिलकर बने मतदाताओं द्वारा किया जाए, जैसा कि संसद कानून द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है। यानी जो राज्य की विधान परिषद होगी उसमें सदस्य कहाँ से आएंगे, किस कैटेगरी के होंगे, उनका लेवल क्या होगा, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, वो डिसाइड करने का काम पार्लियामेंट के पास संविधान देता है। समान रूप से यह स्पष्ट किया गया है कि राज्य में नगर पालिकाओं द्वारा, जिला बोर्डों द्वारा और ऐसे अन्य स्थानीय प्राधिकरण के सदस्यों से मिलकर बने मतदाताओं द्वारा किया जाएगा। ये 3 बिंदु उन्होंने बताए हैं कि यहाँ के मतदाताओं के द्वारा जो है ये विधान परिषद का निर्माण होगा।
बी इसमें पॉइंट है, जितना हो सके 1/12 को राज्य में रहने वाले मतदाताओं द्वारा चुना जाएगा, जो भारत के क्षेत्र में किसी भी विश्वविद्यालय के कम से कम 3 साल के स्नातक हो, या कम से कम 3 साल के कब्जे में किसी भी विश्वविद्यालय के स्नातक के समकक्ष रूप में संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा निर्धारित योग्यता से हो। यहाँ के इसका मतलब है कि जो है यहाँ पर उन मतदाताओं को मान्यता प्राप्त हो रही है जो ग्रेजुएट है, स्नातक है। कहने का मतलब है कि जो भारत देश की संसद के द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार विश्वविद्यालय संचालित हो रहे हैं, स्नातक की डिग्री प्रदान कर रहे हैं, उन विद्यालयों से प्राप्त स्नातक की डिग्री यानी ग्रेजुएट व्यक्ति यहाँ पर मतदाता बन सकता है, और मतदाता के बनने के बाद यहाँ पे इलेक्शन फाइट कर सकता है, और इलेक्शन फाइट करके वह वहां पर विधान परिषद में जा सकता है। यानी कि आम मजदूर यहाँ पर वोट नहीं दे सकता। यहाँ पे हाई स्कूल इंटर वाले वोट नहीं दे सकते, यहाँ पे अनपढ़ लोग वोट नहीं दे सकते और लड़ भी नहीं सकते। फिर तो लड़ने के लिए तो खैर जो योग्यता है वो अलग है, लेकिन लड़ने का अवसर प्राप्त है, लेकिन वोटर बनने के लिए तो ये योग्यता आवश्यक है। अब तीसरा पॉइंट है, ऐसे मतदाताओं को स्पष्ट यहाँ पर नहीं किया गया है बी के अंदर कि वह स्नातक की डिग्री कहाँ से लिए हो। क्या पंजाब का स्नातक की डिग्री प्राप्त किया हुआ व्यक्ति जो है उत्तर प्रदेश में जो है वोटिंग करेगा? ये स्पष्ट इसमें नहीं किया गया है। यहाँ पर यह बताया गया है कि स्नातक होना चाहिए उसको वोटर बनने के लिए। उनके द्वारा चुने हुए व्यक्ति ही जो है विधान परिषद के अंदर जाएंगे। सी के अंदर जो है स्पष्ट किया गया है कि सी के अंदर स्पष्ट किया गया है स्लाइड शेयर कर दो। हाँ, सी के अंदर स्पष्ट किया गया है जितना हो सके 1/12 को ऐसे मतदाताओं द्वारा चुना जाएगा जो राज्य के भीतर ऐसे शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षण में कम से कम 3 साल लगे हो। टीचर जो माध्यमिक विद्यालय से कम स्तर के ना हो, जैसा कि संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके तहत निर्धारित किया जा सकता है। तो दूसरा पॉइंट हो गया कि भाई शिक्षक जो 12वीं या 12वीं से ऊपर तक के हों और जिनको कम से कम 3 वर्ष का अध्यापन का अनुभव हो गया। यानी ऐसे शिक्षकों के बीच से वहां पर विधान परिषद के अंदर जाएंगे जो कम से कम 12 या 12 से ऊपर के हों, पढ़े लिखे, और अध्यापन जो है इंटरमीडिएट और ग्रेजुएट कॉलेज में करा रहे हो, उनको कम से कम 3 वर्ष तक का अध्यापन का अनुभव होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। यानी ऐसे टीचर जो है सेलेक्ट हो सकते हैं
वोटर हो सकते हैं जो इंटरमीडिएट में पढ़ा रहे हों और कम से कम 3 वर्ष तक उन्होंने पढ़ाया हो, और उन्हीं में से वोटर भी बनेंगे। अब संसद को इसमें अलग से कुछ ऐड करना है तो भारत की संसद जो है उसमें निर्धारित कर सकती है, क्योंकि संसद सर्वोपरि है। संसद को कानून बनाने का अधिकार है। बना हुआ संविधान में बदलाव करने का अधिकार संसद को है। इसके आगे डी पॉइंट है 171(3) में डी। ए बता दिया, बी बता दिया, सी बता दिया, अब हम लोग डी पे चलते हैं। डी कहता है जितना हो सके 1/3 राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा उन व्यक्तियों में से चुने जाएंगे जो विधानसभा के सदस्य नहीं हैं। ये है प्रतिबंध, मतलब विधायिका यानी विधानसभा के अंदर के सदस्य जो है इसमें चुने नहीं जाएंगे। ई कह रहा है कि शेष को राज्यपाल द्वारा खंड 5 के प्रावधानों के अनुसार नामित किया जाएगा, और जो बाकी बच जाते हैं उनको राज्यपाल जी नॉमिनेट कर देंगे, मनोनीत कर देंगे। तो राज्य की जो विधान परिषद का स्ट्रक्चर बना हुआ दिखता है वो यह दिखता है कि राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की संख्या राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या का 1/3 होगी। 1/3 होगी। दूसरा पॉइंट, विधान परिषद में ऐसे शिक्षक जिन्होंने इंटरमीडिएट या इंटरमीडिएट के ऊपर के कॉलेज में अध्यापन किया है और कम से कम 3 वर्ष तक का अध्यापन किया है, वो मतदाता होंगे और उनमें से कैंडिडेट होंगे। ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने किसी विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया हुआ है, उनके बीच से जो है वो मतदाता होंगे, उनके प्रतिनिधि जो है विधान परिषद में जीत के जाएंगे। उसके अलावा नगर पालिका परिषद बोर्डों के संबंध में भी कहा गया। और चौथी बात इसमें ये भी बताई गई है कि विधान परिषद के अंदर जो लोग जाएंगे उनमें से विधानसभा के सदस्य नहीं होंगे। कहा गया है विधानसभा के सदस्यों द्वारा उन व्यक्तियों में से चुने जाएंगे जो विधानसभा के सदस्य नहीं है। विधानसभा के सदस्य चुनेंगे और विधान परिषद के उन सदस्यों को चुनेंगे जो विधानसभा के सदस्य नहीं। इस तरीके से लास्ट में कि राज्यपाल को मनोनयन की शक्ति प्रदान की गई है। तो यहाँ पे जो अवसर है वह बोर्डों के पास है, नगर पालिकाओं के पास है। अवसर है जो ग्रेजुएट लोग हैं उनके पास है। अवसर उनके पास है जो शिक्षित हैं, शिक्षक हैं, अध्यापन कर रहे हैं। अवसर उनके पास है जो राज्य की विधानसभा के सदस्य हैं और उनके द्वारा जो है विधान परिषद
के लिए जो है चुने जाएंगे। और अवसर है जो राज्यपाल के जो है द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इस तरीके से ये अनुच्छेद 173 ए, बी, सी और डी पे चर्चा हो गई। अब 174 अनुच्छेद 171 4 खंड 3 के उपखंड ए, बी और सी के तहत चुने जाने वाले सदस्य ऐसे क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में चुने जाएंगे जो संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके तहत निर्धारित किए जा सकते हैं, और चुनाव उक्त उपखंड के तहत उक्त खंड के उपखंड डी के तहत एकल संक्रमणी वोट के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार आयोजित किया जाएगा। ये 5 बजे कहाँ जाएंगे आप? ये इलेक्शन का एक तरीका है। अच्छा, उस तरीके के अनुसार जो है इलेक्शन इनका किया जाएगा। तो जो अनुच्छेद 171 3 के अंदर ए, बी, सी, डी बताया गया है, और ई तो मनोनीत करेंगे राज्यपाल जी। तो ए, बी, सी, डी, ई के अंदर जो इलेक्शन का प्रोसेस बताया गया है, उस प्रोसेस को कैसे जो है करना है, इस संबंध में यहाँ पर बताया गया है। तो जो क्षेत्रीय निर्वाचन होगा उसके द्वारा किया जाएगा। जैसे आज इलेक्शन हुआ विधान परिषद के लिए, काफी कैंडिडेट्स खड़े हुए, तो हमारे कानपुर से जो है पाठक जी खड़े हुए, कमलेश यादव जी खड़े हुए, और भी अन्य पार्टियों से खड़े हुए, तो इलेक्शन हो रहा है। ये विधान परिषद के अंदर जाएंगे उत्तर प्रदेश की। अब इनका इलेक्शन कौन करा रहा है? स्टेट के अंदर जो राज्य में राज्य निर्वाचन आयोग है, और राज्य निर्वाचन के आयोग के अंदर जो है जो जिले में निर्वाचन व्यवस्था है उसके द्वारा किया जाएगा। और जो है अनुपातिक पहला वोट, दूसरा वोट, तीसरा वोट अनुपातिक दृष्टि से वोट पड़ेगा। अनुच्छेद 171 5 यह इसका अंतिम जो है हिस्सा है। खंड 3 के उपखंड ई के तहत राज्यपाल द्वारा नामित किए जाने वाले सदस्यों में ऐसे मामलों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति शामिल होंगे। कहने का मतलब है कि राज्यपाल जी जो है 173 ई के अंतर्गत विधान परिषद में सदस्यों को नॉमिनेट करेंगे। उनको नॉमिनेट करते समय इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि नॉमिनेट होने वाला व्यक्ति विशेष ज्ञान संपन्न हो। विशेष ज्ञान संपन्न किस क्षेत्रों में हो? पहला साहित्य, दूसरा विज्ञान, तीसरा कला, समाज सेवा में विशेष ज्ञान रखना। यानी कि यह जो विधान परिषद है, जब आप संविधान निर्माताओं की भावनाओं को समझें तो आपको इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी होगी। किसी भी प्रदेश के अंदर जो विधानसभा है वहां जनता के द्वारा सीधे चुने हुए प्रतिनिधि आ रहे हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि जनता के द्वारा चुने हुए ऐसे प्रतिनिधि आ जाए, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर 403
जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं। कल्पना कीजिए कि ऐसे जनप्रतिनिधि चुन के आ गए जो सारे अंगूठा छाप, कल्पना कीजिए सारे के सारे अंगूठा छाप है, तो फिर वो लोग बनाएंगे कानून, वो चलाएंगे सरकार, वो जो है प्रदेश को चलाएंगे। क्योंकि कैसे चलाएंगे? जनता के द्वारा अगर ऐसे प्रतिनिधि आ जाएं जो बिल्कुल अंगूठा छाप हो 403, तो प्रदेश में कैसे चलेगा शासन? बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फाइल ही नहीं देख पाएंगे ISPCS अधिकारी की, समझ ही नहीं पाएंगे क्या है। नॉट इजी। कैसे हो? कल्पना कीजिए, ऐसा संभव नहीं है, फिर भी कल्पना कर सकते हैं। तो जो डेमोक्रेसी है उसकी एक यह कमी सामने नजर आ रही है कि जो है लोगों को एजुकेट होना चाहिए। एक स्वच्छ, स्वस्थ और सफल लोकतंत्र के लिए उस देश की, उस प्रदेश की जनता को उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहिए। जिस देश के अंदर लोकतंत्र सफल होता है या होना है, उस देश की जनता उच्च शिक्षित होती है। जिस देश में जनता उच्च शिक्षित नहीं होती है, शिक्षित नहीं होती है, उस देश में लोकतंत्र सफल करना बड़ा कठिन काम है। संविधान निर्माता इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। द्विसदन व्यवस्था करी, एक तो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि की जो डेमोक्रेटिक तरीके से चुन करके आ रहे हैं, अगर वो कम पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे नहीं तो देश कैसे चलेगा, प्रदेश कैसे चलेगा, ये भी एक समस्या। दूसरा सदन इस तरह से बनाया जाए जिसमें एजुकेटेड लोग हों, बुद्धिजीवी लोग हों, विद्वान लोग हों। अगर दूसरे सदन में बुद्धिजीवी लोग हों, विद्वान लोग हों, पढ़े लिखे लोग हों, तो वो संभाल लेंगे, उनकी बुद्धि का इस्तेमाल हो सकता है, सरकार में उनको लेकर के भी जो है काम किया जा सकता है। इस तरीके से जो हमारा देश है, पढ़े लिखे लोग की संख्या कम है, उसके बावजूद भी भारत में लोकतंत्र सफल हो सकता है, हो जाएगा। तो द्विसदन बनाया जाए। अब विधान परिषद जो बनाई जाए, विधान परिषद बनाने के लिए फॉर्मेट बनाया गया सीधा सीधा कि भैया विधानसभा के 1/3 भाग सदस्य होना चाहिए विधान परिषद में। विधान परिषद में कौन लोग जाएंगे? लोग विधानसभा में तो पढ़े लिखे और बिना पढ़े लिखे भी लोग आ रहे हैं, तो विधान परिषद में कौन लोग जाएंगे? टीचर जाएंगे जो इंटर से ऊपर के हो, इंटर या इंटर से ऊपर के हो। टीचर विद्वान होता है, पढ़ा लिखा होता है, पढ़ा लिखा होता है। और पढ़े लिखे स्टूडेंट्स को भी मौका दिया गया, ग्रेजुएट लोग भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ताकि जनता के द्वारा पढ़े लिखे लोग वोट करेंगे, शिक्षक लोग वोट करेंगे, शिक्षक का प्रतिनिधि होगा, पढ़े लिखे लोगों का, ग्रेजुएट लोगों का प्रतिनिधि होगा। नॉमिनेटेड, जहां तक सवाल है नॉमिनेटेड का, जो 171(5) में राज्यपाल को 173 जो है ई में राज्यपाल को नॉमिनेशन की शक्ति दी गई है, वहां भी जो है अनुच्छेद 171(5) के अंदर कंडीशनल बना दी गई। कंडीशनल बना दी गई भाई कम से कम साहित्य का ज्ञान हो, क्योंकि यहाँ पे नॉमिनेट इसलिए किया जा रहा है, शक्ति क्यों दी गई है कि अगर विधान परिषद के अंदर वैज्ञानिक नहीं होगा तो अंधविश्वास चरम पे होगा। विज्ञान की बात करने वाला होना चाहिए।
कला की बात करना होना चाहिए ताकि कला में भी भारत प्रदेश आगे बढ़े। साहित्य की भी बात करने वाला होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति भी होने चाहिए जो सोशल एक्टिविटीज हो, समाज सेवा करने वाले। इस तरीके से विधान परिषद के अंदर इन लोगों को ला करके एक सामंजस्य बना करके प्रदेश के अंदर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफल करने का उद्देश्य है। और यह उद्देश्य 26 नवंबर 1949 को जो संविधान के द्वारा, संविधान हमारा जनता के द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया, और 26 जनवरी 1950 को पूरा संविधान लागू हुआ। उसके बाद से भारत देश के अंदर दोनों ही सदन काम कर रहे हैं और भारत की तरक्की में अपना योगदान कर रहे हैं। परंतु मैं एक बात ये कहना चाहूंगा, टाइम तो हो गया है 9:06। तो मैं एक बात सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि अंतिम सेंटेंस है कि जिस देश के अंदर लोकतंत्र को सफल करना है, उस देश के अंदर जो है बच्चों से लेके बूढ़े तक पढ़े लिखे और शिक्षित होने चाहिए। और अगर जिस देश के अंदर लोकतंत्र को असफल करना है और सैनिक शासन लाना है, क्योंकि लोकतंत्र के विरुद्ध होता है सैनिक शासन, और अगर सैनिक शासन लाना है तो फिर वहां पर पढ़े लिखे लोगों की संख्या कम होनी चाहिए, ताकि डंडे और गोलियों से उनको रोका जा सके। जिस देश में सैनिक शासन होता है वहां पे डंडे चलते हैं, गोलियां चलती हैं, मानव अधिकार नहीं होते हैं और संविधान के अधिकार नहीं होते हैं, और पढ़े लिखे लोग होते नहीं, भेड़ बकरियों की तरीके से उनको जहां चाहो वहां मत हो। तो ये जो है लोकतंत्र की सफलता के लिए देश के अंदर लोगों का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। और पूरी दुनिया के अंदर लोकतंत्र से, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था से अच्छा शासन की कोई व्यवस्था नहीं है। चाहे सैनिक शासन हो, चाहे तानाशाही वाला शासन हो, चाहे धर्म का शासन हो, धार्मिक शासन हो, चाहे वन मैन रूल हो, चाहे कुछ ग्रुप के द्वारा रूल हो, वो सारे के सारे शासन तंत्र लोकतंत्र के सामने गुणहीन है। इसीलिए भारत के संविधान के निर्माताओं ने भारत के संविधान में उद्देशिका में साफ लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक कल राज्य बनाना चाहते हैं। यानी लोकतंत्र संविधान में है, लोकतंत्र जनता में होना चाहिए, लोकतंत्र व्यवस्था में होना चाहिए, लोकतंत्र कानून में नहीं, लोकतंत्र दिखना चाहिए। संविधान ये चाहता है। तो यहाँ पर ये आर्टिकल जो है 171 पर चर्चा हम लोग ने करी, और विशेष जो है समय अभाव है, इसलिए यहीं पे मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। साधु साधु साधु, बहुत बहुत साधुवाद परम सम्मानीय प्रोफेसर आरसी धीमान साहब। आपके द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से एवं नए बिंदुओं पर चर्चा की गई है, जिसके संबंध में बहुत कम लोगों को जानकारी होगी, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि देश की सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है
और विधान परिषद के लिए कुछ असामान्य किस्म के नियम हैं जो कि सभी लोगों ने सुने हैं, और कुछ तो ऐसा लग रहा है कि वो सिर के ऊपर से निकल गई होंगी बातें। तो इस वेबिनार को पुनः आरबीएम इंडिया चैनल पर सुनने का सुअवसर मिल सकता है। तो मैं चाहूंगा कि इसे बार बार सुनने पर ही समझा जा सकता है, और इसका क्लियरेंस करने के लिए हमारे आरबीएम के संस्थापक अध्यक्ष महोदय परम सम्मानीय धर्म प्रकाश भारती साहब इस विषय के जाने माने विशेषज्ञ हैं। तो मेरा अनुरोध है कि परम सम्मानीय संस्थापक अध्यक्ष जी भी प्रकाश डालने की कृपा करें। परम सम्मानीय। हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? जी सर, आ रही है, थोड़ा धीमी आ रही है सर। हाँ, 2 मोबाइल चल रहे हैं मेरे। जी, अभी ठीक आ रही है प्रजापति साहब? हेलो। हाँ सर, आ रही जी है। सर, थोड़ा और आवाज बढ़ाएं सर। जी साहब। चलिए, मैंने फुल वॉल्यूम कर लिया। सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर आरसी धीमान साहब का। विधान परिषद के बारे में काफी जानकारी आज उन्होंने सभी साथियों के सामने शेयर की। आज इस वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे सम्मानित आदरणीय गौरी प्रसाद उपासक साहब, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा सफल संचालन कर रहे हैं शिरडी बौद्ध साहब, प्रदेश संगठन मंत्री मध्य प्रदेश। देश भर से जुड़े हुए सभी साथियों को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। विधान परिषद के बारे में काफी विस्तार से ABCDE तक माननीय प्रोफेसर साहब धीमान साहब ने आपको बताया है। मुझे उसमें कुछ विशेष नहीं कहना, मैं केवल ये निवेदन करना चाहता हूं कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी आवश्यकता होती है केंद्र में भारत सरकार को गाइड करने के लिए या उसके काम पर ध्यान रखने के लिए। विधानसभाएं होती हैं जिनके काम का सुपरविजन किया जा सके। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो सीधे चुनाव से नहीं जीत पाते। कारण कुछ भी हो सकते हैं, कारणों में हमें अभी नहीं जाना। सीधे चुनाव से, सीधे जनता के वोट से यदि वो नहीं पहुंच पाते हैं लोकसभा में, तो संविधान निर्माताओं ने, खास करके विशेष करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने ये प्रावधान रखा कि भाई जो योग्य लोग हैं उनका होना भी बहुत जरूरी है। तो उसके लिए ये राज्यसभा बनाई गई। राज्यों में 5 राज्यों में हमारे देश में विधान परिषद बनाई गई, जिसमें उन साथियों को लिया जा सके और उनके अनुभव और उनकी योग्यता से प्रदेश और देश को फायदा हो सके। तो ये साथियों इसका मकसद है। और जैसे सेंटर में कोई हमारे बहुत ही योग्य व्यक्ति हैं और यदि वो सीधा पब्लिक के चुनाव से संसद भवन नहीं पहुंच पाए हैं, सांसद नहीं बन पाए हैं और उनकी सेवाओं की अति आवश्यकता महसूस करती है उनका दल या जिसकी सरकार है वो, तो उनको राज्यसभा में लाकर उनको मंत्री बनाया जा सकता है। या राज्यसभा में लाने से पहले 6 महीने पहले से भी उनको मंत्री बनाया जा सकता है। पहले उनको मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है और फिर 6 महीने के
समय के काल में उनको राज्यसभा का सदस्य बनाकर उन्हें पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए लिया जा सकता है। ठीक यही सिस्टम राज्यों में भी है। जिन 5 राज्यों में विधान परिषद है तो उनमें भी यदि मुख्यमंत्री बनाना है या मंत्री बनाना है और वो दोनों सदनों में से किसी भी सदन के सदस्य नहीं है तो उनको बनाया जा सकता है, लेकिन बाध्यता ये है कि 6 महीने के अंदर 6 महीने के समय के भीतर उनको दोनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य बनाया जाना आवश्यक है। तो ये साथियों है, जैसे उत्तर प्रदेश तो इसका बड़ा उदाहरण है। आदरणीय बहन जी भी मुख्यमंत्री रही और विधान परिषद कोटे से ही रही, और अगर मुझे ठीक ध्यान है तो अखिलेश यादव भी विधान परिषद के कोटे से रहे हैं एक बार। माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी भी विधान परिषद के कोटे से रहे हैं। तो एक बार अपने जो वर्तमान शायद मुख्यमंत्री हैं, मैं कंफ्यूज हूँ, पूरा कंफर्म नहीं कह सकता, योगी आदित्यनाथ योगी जी भी मुख्यमंत्री रहे हैं विधान परिषद से। तो ये इसका विधान परिषद और राज्यसभा का जो संविधान निर्माताओं ने इसका प्रावधान किया है उसका विशेष महत्व यह है कि जो योग्य व्यक्ति यदि किसी कारणवश सीधे जनता के वोट से नहीं चुनाव जीत पाए हैं या जीतने की स्थिति में नहीं है तो उनको विधान परिषद में लाकर या राज्यसभा में लाकर भी उनकी सेवाएं देश और राज्य के लिए ली जा सकती हैं। तो इतना ही मैं केवल कहना चाहता हूं, और चूंकि 9:16 हो गई हैं, अध्यक्ष जी को भी माननीय गौरी प्रसाद उपासक साहब भी कुछ बोलेंगे। यही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः एक बार आरसी धीमान साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो संविधान की बारीकी से जानकारी हमें दे रहे हैं। हम उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। साधु साधु साधु, बहुत बहुत साधुवाद परम सम्मानीय संस्थापक अध्यक्ष महोदय। हमें जैसा कि उम्मीद थी, किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान से भी आपने अवगत कराया, और इसी तरह का अनुभव हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय परम सम्मानीय गौरी प्रसाद उपासक जी भी रखते हैं। तो निश्चित ही कुछ नई बात और सुनने को मिलेगी। तो हम आमंत्रित करते हैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय परम सम्मानीय गौरी प्रसाद उपासक जी को। हमारे राष्ट्रीय महासचिव भी हैं आप, और अपने जीवन का अनुभव भी रखते हैं, तो जरूर लाभान्वित करवाने की कृपा करें परम सम्मानीय अध्यक्ष महोदय। जी सर, माइक अनम्यूट कर लें सर। जी, आवाज आ रही है आपको? प्रजापति जी, आवाज आ रही है? आ रही है साहब, आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आ रही है। विश्व को शांति का पाठ पढ़ाने वाले महामानव तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए और बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों महापुरुषों को बार बार वंदन करते हुए आज की इस वेबिनार में उपस्थित राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक और 2 बार वो भी एमएलसी रहे हैं, उन्होंने भी विधान परिषद के बारे में उन्हें बहुत कुछ जानकारी है, माननीय धर्मप्रकाश भारती साहब। हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष और शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हमारे माननीय कार्यवाहक अध्यक्ष जी बादल सिंह बौद्ध जी, और बहुत शानदार तरीके से आर्टिकल 171 पर विधान परिषद की कैसे संरचना होगी आरसी धीमान साहब ने बड़े सरल शब्दों में बताने की कोशिश किया है, और हमारे संचालनकर्ता माननीय प्रजापति साहब और सभी जो भी वेबिनार में जुड़े हैं, दिल की गहराई से सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। हालांकि ये जो विषय है विधान परिषद की संरचना, ये बहुत जल्दी एक बार
समझाने से समझ में आने वाला सब्जेक्ट नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट बता। एक और हालांकि आप लोग पढ़ के भी आए हैं 12th क्लास में, बीए में आपने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा विधानसभा की कैसे रचना होती है, विधान परिषद की कैसे रचना होती है, लोकसभा की कैसे रचना होती है, राज्यसभा की कैसे रचना होती है। उसके बावजूद भी ये सब्जेक्ट थोड़ा सा बड़ा क्रिटिकल है, टफ सब्जेक्ट है। हालांकि धीमान साहब ने काफी विस्तार से सरल शब्दों में बताने की कोशिश किया है। मैं केवल सार बताना चाहता हूं। सार इसका इतना है, यदि विधान परिषद की हम लोग बात करेंगे तो विधान परिषद में 4 प्रकार के तरीके हैं विधान परिषद में पहुंचने, जैसा कि धीमान साहब ने बताया। एक तो स्नातक आधार पर, जिन्होंने बीए, बीएससी, बीकॉम किया है वही चुनाव में खड़े होंगे, वही स्नातक उनको वोट डालेंगे। इस आधार पर भी एमएलसी चुने जाएंगे, जो धीमान साहब ने बताया। दूसरा उन्होंने बताया है माध्यमिक शिक्षा परिषद में जो अध्यापन का काम कर रहे हैं, जो अध्यापक हैं, जो 3 वर्ष से अध्यापन का काम कर रहे हैं, पढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो माध्यमिक शिक्षा परिषद के जो अध्यापक हैं वो भी एमएलसी चुने जाएंगे। उनको वोट डालने वाले लोग भी कौन होंगे? वो भी अध्यापक होंगे जिन्होंने 3 वर्ष अध्यापन का, पढ़ाने का काम किया है। इसके अलावा उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बताई कि जो विधानसभा के सदस्य हैं और सदस्यों में वो सदस्य भी 1/3 आधार पर तिहाई लोगों को वो भी चुनने का, एमएलसी बनाने का काम करेंगे। और शेष उन्होंने बताया हमारे आदरणीय महामहिम राज्यपाल महोदय भी साहित्य के आधार पर, कला के आधार पर, विज्ञान के आधार पर या समाज सेवा के आधार पर वो एमएलसी बनाने का उनको अधिकार रहता है। परंतु उन्होंने शानदार बात उन्होंने जो कही, बहुत रिमार्केबल जो बात उन्होंने करी, उन्होंने कहा कि यदि हम जो विधानसभा है उस विधानसभा की जो संख्या है उन संख्या के 1/3 लोग एमएलसी बनेंगे, ये उन्होंने बताया। इन एमएलसी को यदि देखेंगे तो शिक्षा में केवल स्नातक आधार पर शिक्षित लोग आ रहे हैं, या माध्यमिक शिक्षा परिषद के आधार पर जो अध्यापक है वो आ रहे हैं, या थोड़े बहुत राज्यपाल जो चुनते उनके आ रहे हैं। लेकिन ज्यादातर जो लोग चुन के आएंगे उनके पीछे उनकी कोई क्वालिफिकेशन या योग्यता नहीं है। और बड़ी शानदार उन्होंने बात कही, मैं उनको भूरी भूरी प्रशंसा और तारीफ करना चाहता हूँ कि जिस देश में लिटरेसी रेट, जो साक्षरता दर होगी बहुत कम होगी, या जो देश निरक्षर होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वो देश कभी भी सफल लोकतांत्रिक देश नहीं कहलाया जा सकता है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि हमारे संविधान निर्माताओं ने ये शायद व्यवस्था एमएलसी में या राज्यसभा में करने का काम किया है। एक बात शायद उनसे छूट गई, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। जब विधानसभा के, विधान परिषद के सदस्य का जब चुनाव होता है या राज्यसभा के सदस्य का जो चुनाव होता है, उसमें एक शब्द आता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का मतलब होता है जो राज्य की जनसंख्या है और राज्य की जनसंख्या के भाग में देश के जितने भी विधायक हैं उसका भाग 100 उसकी वोट की कीमत निकालने के लिए की जाती है। उसे कहते हैं एकल संक्रमण मध्य पद्धति पर भी हमको चर्चा करने की जरूरत है। अब साथियों में थोड़ा सा शब्द से बढ़ाऊंगा, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। 18-19 मार्च का डीएसएस का प्रथम सम्मेलन हमारा आगरा में होने वाला है। मैं माफी चाह रहा हूँ आपसे, हाथ जोड़कर 1 मिनट में भी बात सुनेंगे। जो भी साथी वहां पर जाना चाहते हैं वो जल्दी से ड्रेस मंगवा लें और सिलवा लें, क्योंकि समय नहीं है। और एक सूची आगरा के केंद्रीय कार्यालय पर पहुंचाने का काम करें, ताकि जितने भी साथी वहां पहुंचेंगे उनके अच्छी प्रकार से उनकी जहाँ भी रहने की, जो भी खाने पीने की जो व्यवस्था है वो सब व्यवस्था हो सके। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ राज्य के जितने भी जिम्मेदार साथी इस वेबिनार में जुड़े हैं और जो नए भी जुड़े हैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि इस काम बड़ी वरीयता से लें, प्रमुखता से लें। तो ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण काम है और सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई
आगरा से प्रारंभ होगी डीएसएस के माध्यम से, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। तो मैं ज्यादा ना करते हुए मैं सभी जो वेबिनार में जुड़े हैं, माननीय हमारे विधायक साहब, माननीय भारती जी, माननीय बादल साहब और जितने भी जुड़े हैं, और विशेषकर आरसी धीमान साहब का दिल की गहराई से उनका बहुत बहुत आभार। उन्हें बहुत शानदार तरीके से संविधान वाचन कर वो चर्चा कर रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। ये मेरे साथी बता रहे थे अभी बद्री साहब, ये जो काम है हमारे विद्यालय में होना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं माननीय अध्यक्ष जी का साथ ही सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से पढ़ाने का काम हो रहा है, शिक्षित करने का काम हो रहा है। जो शिक्षा का क्या है, संविधान को समझने का हम लोग काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा काम है, छोटा काम नहीं है। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जो आप सीखते हैं उसकी चर्चा भी हमें के बीच में हमको करना चाहिए। तो काफी मैंने समय लिया, ज्यादा हो गया, सभी से आप आह्वान करना चाहता हूँ, विशेषकर संचालन करता माननीय प्रजापति साहब का बहुत शानदार और सरल तरीके से, बड़े मृदुभाषी है वो, उन्होंने संचालन किया है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। धन्यवाद धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी की अनुमति से 1 मिनट मैं लेना चाहता हूं प्रजापति साहब। सर जी सर, स्वागत है सर। हाँ, जैसे अभी माननीय धीमान साहब ने भी बताया और हमारे माननीय उपासक साहब ने भी बताया, तो विधान परिषद में जो लोग चुनकर आते हैं वो माननीय उपासक जी 5 प्रकार से आते हैं। एक प्रकार छूट गया है, वो है स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय जिसमें गांव के प्रधान होते हैं वोटर, जिसमें सभासद वोटर होते हैं, जिसमें ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत के सदस्य लोग वोटर होते हैं। तो उनके माध्यम से भी लोग चुन के आते हैं, और हमारे उत्तर प्रदेश में 100 में से 36 लोग चुन के आते हैं। 36 लोगों का चुनाव होता है वो, है ना। तो विधान परिषद जो है वो 5 लोगों के प्रतिनिधि उसमें आते हैं। 5 लोगों के 5 मतलब समाज के प्रतिनिधि चुन के आते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार के 10 प्रतिनिधि आते हैं 6 वर्ष के काल में एक बार। वो महामहिम राज्यपाल उनकी नियुक्ति करते हैं वो, लेकिन मुख्यमंत्री मंत्री परिषद की सलाह पे वो नियुक्ति करते हैं। तो 10 उम्मीदवार वो आते हैं विधान परिषद में। 36 आते हैं स्थानीय निकाय चुनाव से, जिसमें सभासद, जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख, गांव का प्रधान, ये लोग वोट डालते हैं। तो इस प्रकार से स्नातक तक के जो पढ़े, हमारा जो ग्रेजुएशन वर्ग है, पोस्ट ग्रेजुएशन, स्नातक, उसके प्रतिनिधि आते हैं, ये आते हैं। और जो विधायक चुनकर जाते हैं, तो विधायकों के प्रतिनिधि भी, वो द्विवार्षिक चुनाव होता है, वो प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार होता है। तो प्रत्येक 2 वर्ष में 12 एमएलसी हमारे 403 विधायक चुनकर भेजते हैं। तो मैंने ये 1 मिनट 2 मिनट आपकी इसलिए और ले ली कि ये थोड़ा कंफ्यूजन रह जाता है, स्थानीय निकाय छूट गया था, तो ये भी हमारे साथियों के नॉलेज में आ जाए, क्योंकि ये जो वेबिनार है बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इसमें इसे सुनने के बाद और कोई प्रमुख भाग छूट गया और हमारे साथी को नहीं मालूम है, तो वो फिर हमारा साथी किसी भी साथी के सामने गलत साबित हो जाएगा, क्योंकि वो उनको कहेंगे कि भाई 5 प्रकार से लोग आते हैं। हमारे साथी कहेंगे नहीं साहब 4 प्रकार से लोग आते हैं, तो हम वहां रॉन्ग हो जाएंगे। इसलिए मैंने अध्यक्ष जी से अनुरोध करके ये थोड़ा क्लियर करने के लिए आपकी 1 मिनट लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू सर। बहुत बहुत साधुवाद परम सम्मानीय संस्थापक अध्यक्ष जी। इस तरह से आज का वेबिनार बहुत ही रोचक, ज्ञानवर्धक, महत्वपूर्ण बन गया। और अब कार्यक्रम समापन की ओर है।
माननीय प्रोफेसर साहब भी माइक अनम्यूट किए हुए हैं, लगता है कुछ कहना चाहते हैं। धीमान साहब। मैं तो बता ही चुका हूँ, अब आप लोग को सुन रहा हूँ, समय का अभाव है, तो मैं तो चाहूंगा कि आगे जो है हम लोग नेक्स्ट वेबिनार में इसमें कुछ अगर सवाल रह जाएंगे तो उस पर चर्चा करके फिर आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग जो है अब मेरे ख्याल से कार्यक्रम को सभ्य सत्ता करें। जी तो बहुत बहुत साधुवाद, सभी को आभार। एवं अब सभ्य सत्ता के लिए सब लोग मन को शांत करें और हाथ जोड़ लें। सब लोग अपने माइक अनम्यूट कर लें और सामूहिक सभ्य सत्ता प्रारंभ। सभ्य सत्ता सुखी होन्तु, सभ्य होन्तु जखेमिनो, सभ्य भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखं मागमा। सभ्य सत्ता सुखी होन्तु, सभ्य होन्तु जखेमिनो, सभ्य भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखं मागमा। सभ्य सत्ता सुखी होन्तु, सभ्य होन्तु जखेमिनो, सभ्य भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखं मागमा। सभ्य सत्ता सुखी होन्तु, सभ्य होन्तु जखेमिनो, सभ्य भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखं मागमा। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। सबको सादर नमो बुद्धाय। जय भीम। अगली सूचना तक के लिए सभी साथियों से विदा चाहेंगे। और विशेष सूचना यही है कि कुछ साथी अभी भी भटक रहे थे और पुराने लिंक पर क्लिक करके जुड़ने की कोशिश कर रहे थे, जबकि लिंक और आईडी पासवर्ड सभी कुछ चेंज हो चुका है। तो कृपया नए आईडी पासवर्ड पर ही जुड़ने का प्रयास करें। आगामी वेबिनार भी नए आईडी पासवर्ड पर ही होगा। इसी के साथ सबको साधुवाद, सादर नमो बुद्धाय। जय भीम। धम्म रात्रि। वेबिनार इसी के साथ समाप्त घोषित किया जाता है।